हेलो एंड वेलकम ऑल। आज का जो लेक्चर है यह एज सुन एज और नो सूनर देन पर फोकस्ड है। एज सुन एज और नो सूनर देन में क्या डिफरेंस है, क्या है ये, इनका यूज कैसे करते हैं, बहुत सा यूज करके पूरी तरह से हम इस लेक्चर के माध्यम से इस बुद्धि को सुलझाने वाले हैं। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि एज सुन एज और नो सूनर देन दोनों की हिंदी एक ही होती है, ज्यों ही या जैसे ही, ज्यों ही या जैसे ही, दोनों की हिंदी सेम है। तो जब हिंदी सेम है तो दो तरह के एक कंजक्शंस का यूज क्यों? आपको जानना चाहिए। कंजक्शंस की बात किया तो एज सुन एज एक कंजक्शन है और नो सूनर देन भी एक कंजक्शन है, और ये दोनों सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं ही, हिंदी एक ही है तो दो जगह प्रयोग, दो क्यों, एक ही से काम चल जाता इंग्लिश ग्रामर में, लेकिन दो का पर्पस है जिसे हम समझने वाले हैं। देखिए यही है डिफरेंस, दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, एज सुन एज और नो सूनर देन। डिफरेंस बताऊं उससे पहले एक बात बताता हूं जो ध्यान रखना है आपको। आप ध्यान रखेंगे कि नो सूनर के बाद देन ही आता है। कॉमन एरर्स में जब आप एग्जाम्स में अपीयर होते हैं वहां पे दैट लिखा मिल जाता है, कहीं कहीं दैट नहीं, दैन ही रहेगा। और जो बीच में डॉट है इसका मतलब यह होता है कि नो सूनर के बाद कोई वर्ड्स रहेगा या कुछ वर्ड्स रहेंगे, उसके बाद दैन आएगा, तुरंत बाद दैन नहीं आना है। तो आप पेयरिंग याद रखेंगे कि नो सूनर के साथ दैन का प्रयोग करते हैं। अब बात डिफरेंस की करते हैं कि एज सुन एज और नो सूनर देन में डिफरेंस क्या है। हिंदी तो एक ही है, जैसे ही या ज्यों ही, एज सुन एज नो सूनर देन। देखिए एज सुन एज अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है और नो सूनर देन निगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है। नो भी है, आप इससे भी समझ सकते हैं कि नो है तो निगेटिव ही होगा। एनीवेज नो सूनर देन निगेटिव सेंटेंसेस के साथ हम इसका प्रयोग करते हैं और एज सुन एज का प्रयोग करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ। हिंदी लिखा है स्वीकारात्मक वाक्य नकारात्मक वाक्य के साथ करते हैं। फिर एक तो अब फिर प्रयोग क्यों करते हैं, हम एक ही साथ कर लेते, किसी एक का ही कर लेते। तो जब ट्रांसफॉर्मेशन हम करते हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशन, तो ट्रांसफॉर्मेशन में अफर्मेटिव से निगेटिव में चेंज करने का जब सीखते हैं, अगला लेक्चर उसी का आएगा, तो उसमें हम कहते हैं कि अगर अफर्मेटिव से निगेटिव में चेंज करना है और सेंटेंस में एज सुन एज हो तो उसे नो सूनर देन में चेंज कर देना चाहिए, तो सेंटेंस निगेटिव में चेंज हो जाता है। और इसका उल्टा भी वाइस वर्सा में क्या होता है कि अगर निगेटिव सेंटेंस में नो सूनर देन है, उस अफर्मेटिव में चेंज करना है ट्रांसफॉर्मेशन में, तो आप नो सूनर देन की जगह पे एज सुन एज का प्रयोग करेंगे। कैसे करते हैं इसके लिए विस्तार से इसी लेक्चर में आगे की स्लाइड्स में दिया हुआ है, और आप पूरी तरह समझ जाएंगे कि एज सुन एज और नो सूनर देन का जो सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या ध्यान रखना होता है, और आप खुद भी मेरे जैसा ही चेंज करने लगेंगे इस वीडियो के बाद। हम अभी तो पहले देख लिए कि दोनों का प्रयोग करते हैं, एक का अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ, दूसरा का निगेटिव सेंटेंस के साथ। लेकिन पर्सनालिटी डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो उस पर्सनालिटी डेवलपमेंट के परिप्रेक्ष्य से हम बात करने पे जो भी अच्छे पर्सनालिटी के लोग होते हैं वो कभी भी नकारात्मक सेंटेंसेस का प्रयोग नहीं करते हैं, निगेटिव सेंटेंसेस का यूज नहीं करते हैं, वे करते हैं स्वीकारात्मक अफर्मेटिव सेंटेंसेस का यूज। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें सोचना है कि जब हम बहुत बड़े लेक्चर दे रहे होंगे, सक्सेसफुल पर्सन होंगे, वहां पे हमें नो सूनर देन नहीं डालना है, हमें डालना है एज सुन एज। इसलिए हिंदी तो एक ही है, लेकिन आपको यूज कैसे करना है वो आप पे छोड़ दिया गया है, और आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी नो सूनर देन का प्रयोग न करें तो बेहतर है। नो सूनर देन की जगह पे एज सुन एज का प्रयोग करना चाहिए। बात ट्रांसफॉर्मेशन की जब होगी तो आप करेंगे प्रयोग अफर्मेटिव से निगेटिव चेंज करने में। इसलिए हम दोनों का ही सेंटेंस में स्ट्रक्चर, कहाँ कहाँ इसका प्लेसमेंट होता है और कैसा कैसा सेंटेंस बनता है, उसे हम पढ़ने वाले हैं। और हमने तो देख ही लिया यूज में, लेकिन जो मेन यूज है यह है कि दो एक्शंस जब जिसमें एक एक्शन
के इमीडिएटली बाद दूसरा एक्शन होता है, उसके लिए ही हम एज सुन एज या नो सूनर देन का प्रयोग करते हैं। जो कंजक्शंस की बात हम कर रहे हैं, जो हमारा टॉपिक ही है, इनका प्रयोग कब करते हैं? जब एक एक्शन के तुरंत बाद दूसरा एक्शन होता है। अब तुरंत बाद का उदाहरण से समझा रहा हूं आपको। देखिए, आप सब जानते हैं, जैसे ही क्लासरूम में टीचर आते हैं, आप बिना सोचे समझे, बिना टाइम वेस्ट किए, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आप खड़े हो जाते हैं। टीचर को देखा आपने और खड़े हो गए। इतना ही गैप होता है, एक एक्शन दूसरे एक्शन में। टीचर के आने का एक एक्शन हो गया, आपके खड़े होने का दूसरा एक्शन हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम एज सुन एज या नो सूनर देन का प्रयोग करेंगे। कैसे? जैसे ही टीचर आए, विद्यार्थी खड़े हो गए। तो जैसे ही, देखिए हिंदी में जैसे ही तो है, तो एज सुन एज टीचर केम, स्टूडेंट्स स्टूड अप, विद्यार्थी खड़े हो गए। तो हमने प्रयोग कर लिया। तो जो गैप आपको टाइम दिख रहा है एक एक्शन से दूसरे एक्शन में, टीचर और विद्यार्थी के खड़े होने में, उतना का ही गैप होता है। इसे ही कहते हैं इमीडिएटली। तो दो एक्शन साथ में होना होता है, तब भी हम प्रयोग करते हैं एज सुन एज नो सूनर देन का, अदरवाइज नहीं करते हैं। अब बात करेंगे कि कहाँ पे एज सुन एज का प्रयोग करें और नो सूनर देन का प्रयोग करें तो डिफरेंस क्या होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस में, उसे हमें देखना है। देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए कि जो टेंस यूज होता है मेनली इसमें, जो हम कंजक्शंस पर हैं इसमें, वो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। लेकिन हम लोग अभी पढ़ेंगे 360 डिग्री सोचते हुए सारे तरह के सेंटेंसेस का, और जो डिफिकल्ट होता है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर का भी एक एग्जाम्पल हमारे सामने मिलेगा। जो पास्ट इंडेफिनिट में दोनों तरह के सेंटेंस होंगे, जैसे कि यहाँ पर भी है, देखिए एज सुन एज द बेल रैंग। आप जानते हैं ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में V2 होता है, रिंग, रैंग, रंग, V2 है ये। तो V2 है, तो दिस इज, जो पहला पोर्शन है पास्ट इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट, एंड दूसरा पोर्शन भी स्टूडेंट्स वेंट इनटू द क्लासरूम। तो यहाँ पे वेंट, गो का सेकंड फॉर्म वेंट है। सो मेनली ये होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन हम सीखने वाले हैं पूरी तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर टेंस का, फ्यूचर इंडेफिनिट के एग्जाम्पल्स मिलने वाले हैं हमारे सामने, और समझ जाएंगे कि किसी भी टेंस में हो। आप ये भी ध्यान रखेंगे, दोनों पोर्शन जो होता है ना, आप जान ही गए हैं कि दो एक्शन होता है, दोनों एक्शन एक ही टेंस में होना चाहिए, सेम टेंस में होना चाहिए, सेम टेंस में रहेगा। सो दोनों एक्शन सेम टेंस में होंगे। तो अभी हम पास्ट इंडेफिनिट का सीखते हैं, और आगे के स्लाइड्स में प्रेजेंट के एग्जाम्पल्स मिलेंगे और फ्यूचर का एक एग्जाम्पल मिलेगा, और इस तरह से आप समझ जाएंगे कैसे प्रयोग करना है। पहली बात देखिए, जैसे ही एज सुन एज का हम प्रयोग करते हैं किसी सेंटेंस में, जो फर्स्ट एक्शन हुआ होता है वो पहले लिखते हैं, फर्स्ट एक्शन, और फर्स्ट एक्शन के बाद कमा का प्रयोग करते हैं। जैसे घंटी का बजना पहला एक्शन हो गया, और विद्यार्थियों का क्लासरूम में जाना दूसरा एक्शन हो गया। तो पहले एक्शन को पहले लिख देते हैं, और पहले एक्शन खत्म होने के बाद कमा का प्रयोग जरूर करते हैं, और फिर दूसरे एक्शन को फिर हम लिख देते हैं, फुल स्टॉप लास्ट में दे देते हैं। एज सुन एज के साथ ऐसा ही करते हैं, यही स्ट्रक्चर है। लेकिन अभी ध्यान देना यह भी है कि पास्ट इंडेफिनिट होता है, तो इस तरह के सेंटेंसेस का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन निगेटिव में तो पॉजिटिव हो गया ना, आप जानते हैं एज सुन एज पॉजिटिव हो गया, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, और नो सूनर देन निगेटिव हो जाएगा। सो जैसे ही निगेटिव में हम करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, दो तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होता है पास्ट इंडेफिनिट टाइप के सेंटेंसेस का। एक होता है नॉर्मल में क्या होगा, आप जानते हैं कि जो ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट में है, और जैसे ही पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस को आप निगेटिव बनाते हैं, चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो और चाहे प्रेजेंट, यहाँ पे देख लीजिए, पास्ट इंडेफिनिट हो चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, निगेटिव बनाते हैं तो उधर हमें हेल्पिंग वर्ब डिड को अपीयर करना पड़ता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में डज या डू को अपीयर करना पड़ता है। हाँ, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एज सुन एज जहाँ पे लिखेंगे नो सूनर,
एज सुन एज जगह पे लिख देंगे नो सूनर, और फिर टेंस को देखकर जो भी टेंस होगा उसका हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। दूसरा काम हेल्पिंग वर्ब, द बेल रैंग सिंपल पास्ट टेंस है तो सिंपल पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब केवल डिड होता है। जैसे ही डू डज डिड आते हैं, ध्यान सुन लीजिए, अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू डज डिड आते हैं तो वर्ब हमेशा पहले फॉर्म में रहता है, वर्ब हमेशा पहले फॉर्म में रहता है। अब क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे। सब्जेक्ट का लोकेशन कहाँ पे होता है, एज सुन एज के बाद ही सब्जेक्ट रहता है। तो नो एज सुन एज के बदला में नो सूनर लिख दिया, फिर डिड लिख दिया और फिर द बेल लिख दिया, यह सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, तो यहाँ पे रैंग है तो इसका फर्स्ट फॉर्म रिंग होता है तो लिख दिया रिंग। काम खत्म हो गया हमारा, मेन रूल खत्म कर दिया है। अब बात कमा की करते हैं, तो कमा की जगह पे आप लिखेंगे दैन, जो नो सूनर देन है ना, उसका दैन को कमा की जगह पे लिख देंगे। जो सेकेंड एक्शन होगा उसमें कहीं भी कुछ भी बदलाव नहीं करेंगे और उसे वैसे ही कंप्यूटर की भाषा में कॉपी पेस्ट कर देंगे। द स्टूडेंट्स वेंट इनटू द क्लासरूम, यहाँ पे भी द स्टूडेंट्स वेंट इनटू द क्लासरूम, ऐसे ही करना पड़ता है। यह है पहला तरीका, यह सही है ना। टेंस देख लीजिए, टेंस का हेल्पिंग वर्ब ला दीजिए और फिर कर दीजिए। लेकिन दूसरा भी तरीका से बनाया जाता है, और खाली सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए दो तरीके हैं, बाकी के लिए एक ही तरीका होता है। दूसरा तरीका से बनाया जाता है, और क्यों बनाया जाता है इसका कारण भी बताता हूँ। पहले देख लेते हैं कैसे बनता है। एज सुन एज की जगह पे नो सूनर आएगा, हेल्पिंग वर्ब हमने डिड लिखा था पहले तरीके में, यहाँ पे हम हैड लिखेंगे। और आप जानते हैं हैड हैज हैव कहीं भी लिखें किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो V3 लिखना पड़ता है। रिंग का V3 यहाँ पे रंग लिखा हुआ आपके सामने। तो हैड के बाद तो सब्जेक्ट लिख डालेंगे, उसका लोकेशन पता है आपको कि एज सुन एज के बाद ही सब्जेक्ट रहता है, तो फिर हैड के बाद सब्जेक्ट लिख दिया और फिर V3 लिख दिया। पहला काम कम खत्म कर दिया है। कमा के बदले में हम दैन का प्रयोग करेंगे और बाकी जो दूसरा एक्शन है उसे कॉपी पेस्ट कर देंगे, उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं करेंगे। अब हैड का प्रयोग क्यों करते हैं, तो लॉजिक यह होता है कि घंटी बजने का काम पहले हुआ और बच्चों के क्लासरूम में आने का काम बाद में हुआ। पहला काम खत्म हो गया था तभी बच्चे क्लासरूम में पहुंचे, इसलिए हैड का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डिड का भी प्रयोग करते हैं तो गलत नहीं है, इसलिए ध्यान रखेंगे कि आपको कैसे दोनों तरह से निपटाना है। आप कोई भी तरीका निपटाएंगे सही है। दूसरा एग्जांपल है, as soon as we reached the station the train whistled off, सिटी ट्रेन सिटी बजाई। सो रीच द स्टेशन का मतलब हो गया कि यह है सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट चाहे सिंपल पास्ट, तो सिंपल पास्ट टेंस है और इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डिड। पहले तरीका से बनाते हैं तो क्या होगा, पहले तरीका से क्या हो जाएगा, एज सुन एज की जगह पे नो सूनर आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब इसका डिड अपीयर हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या डालते हैं, सब्जेक्ट, तो एज सुन एज के बाद ही सब्जेक्ट होता है, इसी को यहाँ डाल दिया। और फिर वर्ब को लिखते हैं, तो वर्ब आप जानते हैं डिड आ जाएगा तो V1 ही रहेगा तो रीच हो जाएगा, और जो बचा है उसे लिख दीजिए द स्टेशन। कमा की जगह पे दैन का प्रयोग करेंगे और फिर जो बचा हुआ रहेगा उसमें कोई बदलाव ना करते हुए जैसे का तैसे लिख देंगे। इसी को हैड से बना लेते हैं, तो एज सुन एज जगह पे नो सूनर आ जाएगा, फिर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, पहले आता है तो हैड आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है जैसा रहेगा ऊपर उसी को लिख देंगे। V3 लिखते हैं, हैड आता है तो रीच्ड हो जाएगा, द स्टेशन आ गया, और कमा की जगह पे दैन, और रिमेनिंग एक्शन को चेंज नहीं करते हैं। यही है, ट्रांसफॉर्मेशन भी कर लीजिए और चाहे एज सुन एज का प्रयोग कर लीजिए, नो सूनर देन का प्रयोग कर लीजिए। एज सुन एज के प्रयोग में ध्यान क्या रखना है, पहला एक्शन कंप्लीट करके कमा देंगे, दूसरा एक्शन को लिख देंगे, टेंस एक ही रहेगा। नो सूनर देन में क्या प्रयोग करना है कि नो सूनर के बाद ही हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, जो भी टेंस का हो हेल्पिंग वर्ब वह आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद आप जो कार्रवाइयां करते हैं वर्ब लिखने का
वर्ब लिखेंगे, फिर कमा के जगह पे देन का प्रयोग करेंगे। जो सेकेंड एक्शन होगा वह ज्यों का त्यों कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ये हुआ। अभी और भी समझते हैं इसमें और क्या है। और देखिए, as soon as they heard the bell they ran away। आप लोग बनाइए, क्या कर देंगे, as soon as की जगह पे no sooner than लिखेंगे, फिर ना no sooner than के बाद वर्ब टेंस कौन सा है, सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट का हेल्पिंग वर्ब होता है डिड, तो नो सूनर के बाद डिड लिखेंगे, डिड के बाद दे लिखेंगे, दे के बाद हियर लिख देंगे, क्योंकि हियर का सेकेंड फॉर्म होता है हर्ड और थर्ड फॉर्म होता है हर्ड, तो हियर लिख देंगे, फिर द बेल हो जाएगा, कमा की जगह पे देन और फिर दे रैन अवे। देखिए यही तो है, नो सूनर डिड दे हियर द बेल देन दे रैन अवे। हैड के साथ क्या करेंगे, तो एज सून एज के पे नो सूनर देन लिखेंगे, नो सूनर लिखेंगे खाली, और फिर हैड का प्रयोग कर देंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब डालने के बाद आप दे डालेंगे, दे डालने के बाद V3 डालेंगे तो हर्ड भी V3 हो जाएगा। हियर का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक ही जैसा होता है, तो हर्ड हो जाएगा। द बेल कमक जब पे देन दे रैन अवे बनाया हुआ है। देखिए, नो सूनर हैड दे हर्ड द बेल देन दे रैन अवे। फिर आगे क्या है, आगे ऐसा ही, as soon as I came I all stood up। हिंदी क्या होती है, जैसे ही मैं आया सभी खड़े हो गए। सो अब नो सूनर से हम ये टेंस पहचानने से पहले सिंपल पास्ट का बहुत प्रयोग होता है, इसलिए इसको अधिक एग्जाम पर रखा है सिंपल पास्ट। तो इसका देखिए बना दिया है, नो सूनर डिड आई कम कमक जब देन ऑल स्टूड अप। हैड से भी बनाया है, नो सूनर हैड आई कम देन ऑल स्टूड अप। आगे भी है, यह भी सिंपल पास्ट ही है। तो क्या करेंगे, एज सून एज आई वेंट आउट इट रेन्ड। सो हम क्या करेंगे, नो सूनर डिड आई गो आउट देन इट रेन्ड, है ना। फिर नो सूनर हैड आई गॉन आउट देन इट रेन्ड, इस तरह से हो जाएगा। एक और एग्जांपल लास्ट मिलेगा, एज सून एज आई रीच द स्टेशन, यहाँ पे ये भी सिंपल पास्ट, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड। सो क्या होगा, नो सूनर डिड आई आ गया, फिर रीच आ गया, डिड आया तो V1 आएगा, द स्टेशन आ जाएगा, कमक जब पे देन आ जाएगा, और फिर जो बचा है उसे लिख देंगे। फिर हैड से, नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन स्टार्टेड। अगर आपको कुछ दिक्कत होता होगा समझने में, कुछ पूछना हो कमेंट से पूछ लीजिएगा। अभी महात्मा गांधी एक और पास्ट है, एज सून एज महात्मा गांधी कॉल्ड ऑल केम, जैसे ही महात्मा गांधी बुलाए सभी आए। हाँ, तो इसका हम प्रयोग करते हैं, नो सूनर डिड, क्यों डिड, क्यों महात्मा गांधी कॉल्ड, सिंपल टेंस तो आपको आता ही है, मुझे पता है, इसलिए उस पर फोकस नहीं करते हैं, इसका हेल्पिंग वर्ब डिड होता है। नो सूनर डिड महात्मा गांधी कॉल्ड, V1 हो जाएगा, डिड है तो कमक जब पे देन ऑल केम। ठीक, हैड से भी देख लीजिए, नो सूनर हैड महात्मा गांधी कॉल्ड देन ऑल केम। एक और एग्जांपल होगा, एज सून एज इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ इट बिकेम डार्क, जैसे ही बिजली गई अंधेरा हो गया। सो अभी इसका हमने प्रयोग कर लिया डिड से, और फिर कमक जगह पे देन, बाकी कुछ चेंज नहीं किया, और हैड से, नो सूनर हैड इलेक्ट्रिसिटी गॉन ऑफ देन इट बिकेम डार्क। सो आपने अभी तक जो पढ़ा सिंपल पास्ट टेंस का पढ़ा, मतलब पास्ट इंडेफिनिट का पढ़ा, जहां पे हमने डिड का प्रयोग किया और चाहे हैड का प्रयोग किया। पास्ट इंडेफिनिट को दोनों तरह से हम बनाते हैं, ठीक है। अब है प्रेजेंट की बारी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, देखिए गर्ल रिचेज का, द गर्ल रिचेज, यहाँ पे V5 हुआ है, सो यह है प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट चाहे सिंपल प्रेजेंट, PREACENT। इसका हेल्पिंग वर्ब आपको पता होगा, डू डज। जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो डज, जब सब्जेक्ट प्लूरल तो डू का प्रयोग करते हैं। सो नाउ एज सून एज द गर्ल रीचेज द एयरपोर्ट, तो क्या होगा, नो सूनर बनाया होगा, मैं छोटा सा ऊपर लिख देता हूँ, नो सूनर, आप भी बनाते रहिए मेरे साथ, नो सूनर
और फिर हेल्पिंग वर्ब डालते हैं तो द गर्ल के अनुसार हो जाएगा डज द गर्ल। फिर जैसे ही डज आ गया है तो जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में आता है तो रीच हो जाएगा, रीच द एयरपोर्ट, द एयरपोर्ट। कमा की जगह पे तो वही रूल, देन हर फादर जो बचा है उसे हमने लिख दिया कम्स, यहाँ कहीं कोई बदलाव नहीं, ऐसे ही है यहाँ पे देखिए, नो सूनर डज द गर्ल रीच द एयरपोर्ट देन हर फादर कम्स। ठीक, इसमें एक ही रूल होता है, खाली सिंपल पास्ट में दो रूल होता है। इसके बाद है नो एज सून एज विराट हिट्स अ सिक्स इंडिया विन द मैच। अब इसे ही बना लेते हैं, देखिए आप सब भी ध्यान दीजिए, नो सूनर फिर क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, हिट्स है सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो नो सूनर डज, विराट सिंगुलर है इसे डज आ जाएगा, डज विराट हिट हो जाएगा और सिक्स, कमक जगह पे देन इंडिया विन द मैच, यही आ जाएगा इंडिया विन द मैच। देखिए लिखा हुआ है नो सूनर डज विराट हिट अ सिक्स देन इंडिया विन द मैच। इसके बाद देखिए, इसके बाद सिंपल पास्ट का, एज सून एज द विसिल विल ब्लो द गेम विल स्टार्ट। आपको बताया कि दोनों ही जो एक्शन होते हैं एक ही टेंस में होते हैं, सो क्या करेंगे, नो सूनर हेल्पिंग वर्ब आएगा विल, सब्जेक्ट द विसिल, विसिल मीन सिटी, ब्लो हो जाएगा बजेगी ब्लो, कमक जगह पे देन द गेम विल स्टार्ट। देखिए नो सूनर विल द विसिल ब्लो देन द गेम विल स्टार्ट बनाया हुआ है। आगे है सिंपल प्रेजेंट टेंस फिर से, और यह लास्ट एग्जांपल है, एज सून एज अ टाइगर कम्स इन द रूम ऑल रन अवे। सो क्या होगा, नो सूनर और टाइगर है तो डज हो जाएगा, डज और टाइगर, टाइगर कम हो जाएगा फिर इन द रूम देन ऑल रन अवे, दूर भागना। देखिए आप, नो सूनर डज अ टाइगर कम इन द रूम देन दैट नहीं, देन ऑल रन अवे। थैंक यू वेरी मच।